सबसे पहले डॉक्टर अनिमेष चौधरी आपके पास आऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि इससे कैसे बचा जाएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन भी लगातार दस्तक दे रहा है और इससे यह भी खतरा मंडरा रहा है कि इसी से कहीं तीसरी लहर ना आ जाए, तीसरी लहर का कारण ओमिक्रॉन ना बन जाए। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जो गलती हमने पहली और दूसरी लहर में की वह गलती तीसरी लहर में ना करें, क्योंकि अगर तीसरी लहर आ रही है तो शायद हम इसे रोक नहीं पाए। तो यह किया जाए कि केस कम से कम रहे। जब केस ज्यादा हो जाते हैं तो स्वास्थ्य सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और दूसरी बात, जब केस बढ़ जाए, तीसरी लहर आ जाए, उसके बाद हम स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारने की कोशिश ना करें, पहले से सुधार लें। अभी हमारे पास समय है, हमें फिर भी 1 महीना 2 महीना है, तो जितनी भी कवायतें हो रही हैं उनके अलावा यह करना चाहिए कि हम कहाँ कमी रह रही है और उसके थ्रू हम कम से कम स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारिए। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अभी तक डॉक्टर की भर्ती नहीं हो पा रही, और पिछले बार सेकंड वेव में जो बोला गया डॉक्टर की भर्ती होगी वह भी नहीं हो पाई और नए पीजी स्टूडेंट भी नहीं आ पाए। ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिसमें यह समझ में आ रहा है कि हम कितने गंभीर हैं तीसरी लहर को लेके। सिर्फ यह सोचेंगे हम कि मास्क नहीं पहनेंगे और हम भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, तो आप इस धोखे से निकल जाइए कि आप इसके थ्रू तीसरी लहर रोक देंगे। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर जब भी आई है, हम कोई ना कोई चीज कहते हैं। पहले हमने तबलीगी जमात को कह दिया, दूसरी बार हमने बोल दिया रायपुर में क्रिकेट मैच हुआ, या महाराष्ट्र में चुनाव हुए, या बंगाल में चुनाव। हम आरोप लगाते हैं कि किसी एक प्रक्रिया के तहत कोई लहर आई हो, पर लहर आती ही है, अचानक वायरस में म्यूटेशन आता है, पूरा फैल जाता है। आप क्या कर सकते हैं कि आप उससे बचने की तरीका कीजिए। बरसात तो आप रोक नहीं सकते, पर आप छाता लगा सकते हैं। तो एटलीस्ट अपने स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारिए, उसको मजबूत कीजिए ताकि तीसरी लहर आए तो हम उसको सुधार सके, और जनता को जागरूक कीजिए कि किसको भर्ती होना है और किसको भर्ती नहीं होना है। यह भी दोनों लहरों में देखा गया कि बहुत से लोग जिनको भर्ती की जरूरत नहीं थी, सिर्फ डर के कारण वो भर्ती हो गए, जिनको जरूरत थी उनको बेड नहीं मिला। बेड एक्चुअली उतना कभी कम नहीं रहा, दिक्कत रही कि बेड सही व्यक्ति को नहीं मिल पाया था, और कई लोगों को ऑडिट करना पड़ गया था बेड पे, कई लोगों को ऑडिट करना पड़ गया था ऑक्सीजन कि आप सही व्यक्ति को ऑक्सीजन दीजिए, सही व्यक्ति को बेड दीजिए। यह सब दिक्कतें थर्ड लहर में ना आए तो हम बहुत आराम से थर्ड लहर का मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से डॉक्टर अनिमेष बता रहे हैं कि हमें सावधानी बरतने की जरूरत है और उसका मुकाबला हमें करना होगा कहीं ना कहीं। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल डोंगरे भी हैं और वो कोविड केयर अधिकारी हैं, इसलिए उनके पास मैं आना चाहूंगा और उनसे समझना चाहेंगे जिस तरह से कोविड को लेकर लगातार कोविड बरकरार है, उसको लेकर किस तरह के जो इंतजाम होने चाहिए वो होने चाहिए और किस तरह से हम इसे मात देंगे। और आप क्योंकि कोविड केयर अधिकारी हैं, तो कोविड से किस तरह से हम केयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा केसेस अभी बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के, और पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है कि करीबन इंदौर में ही 120 केसेस बढ़ गए हैं। जी, व्यवस्था अपनी पूरी है। हमने इस व्यवस्था को लेकर जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है उसको बहुत तरीके से पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी व्यक्ति जिसको भी ये लक्षण आते हैं, जैसे ओमिक्रॉन के लक्षण है काफी थकान होना और बुखार आना, सर्दी खांसी होना, जिस किसी को भी ये लगे वो तुरंत अपने फीवर क्लिनिक में डॉक्टर अनिल, मैं माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं, यहाँ ये चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। जिस तरह से लगातार जो ओमिक्रॉन के पेशेंट हैं उनमें बहुत ज्यादा जो पेशेंट आए हैं उनमें कहीं भी किसी लक्षण की दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये भी लग रहा है कि कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन उनको ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट हैं डॉक्टर अनिल। जी जी, तो बिल्कुल जिनको भी ये जैसे भी पॉजिटिव आते हैं, तो मेरा यही कहना है कि जो वो अपने घर वाले हैं या अपने जो भी फर्स्ट कॉन्टेक्ट वाले हैं जिनसे भी वो मिलते हैं उनको भी वो सूचित करें कि मैं पॉजिटिव हो गया और मैं आपसे मिला था, तो वो भी अपनी जाके जांच करा ले, ताकि इस संक्रमण को अपन जल्दी से जल्दी रोक सके अपन इसको, और वो खुद आइसोलेट हो जाए। पहले फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में जैसे चौधरी सर ने भी बताया था कि जो गलतियां अपन ने की हैं वो अपन ना करें, कि पॉजिटिव होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप ठीक ठाक हैं, आप घूम रहे हैं, ट्रांसमिशन को फैला रहे हैं, तो जब तक ये लोग खुद ही नहीं समझेंगे, जब तक लोग इसका पालन नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल का ये नहीं करेंगे। देखिए फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ये तो मेरे को लगता है अभी ऐसा सिलसिला शुरू हो गया और वो हो सकता है आगे तक भी रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपन लोगों को ही इन सब चीजों पे बिल्कुल हमें आगे बढ़कर इस पर जागरूकता दिखानी होगी, और कहीं ना कहीं जो कोविड के नियम है उनका पालन करना हमारे लिए जरूरी होगा। हमारे साथ कुणाल शुक्ला भी हैं, कोरोना वॉरियर हैं। आपके पास मैं आना चाहूंगा कुणाल शुक्ला जी, आपने कैसे इसका सामना किया और किस तरह से कोरोना को मात दी?
देखिए, मैं बार बार लोगों को बोलता हूं और आज मैं इंडियन न्यूज के माध्यम से पुनः लोगों को बोलना चाहूंगा कि सावधानी में ही सुरक्षा है। आप जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, जो कोविड का प्रोटोकॉल है, उसको पालन करते रहें। और मैं अपने अनुभव की यहाँ छोटी सी बात करना चाहूंगा। सेकेंड वेव में ऐसे कई पल आए जब लोगों को दवाई पहुंचाने जाना पड़ा, लोगों को खाना पहुंचाने जाना पड़ा, कुछ लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा, कुछ के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। परंतु आपको बताऊंगा कि यह जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहने के कारण ही मैं बच पाया और बचा रहा। मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि अस्पताल जाना पड़े या मैं कोविड पॉजिटिव भी नहीं हो पाया। तो देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा, परंतु खास तौर से जो सामाजिक और जो दूरी पालन नहीं कर पा रहे हैं लोग, खेलकूद के आयोजन हो रहे हैं या धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, इनसे भी अब लोगों को बचने का समय आ चुका है। देखिए, मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था समाचार पत्रों में कि अमेरिका के हालात बहुत खराब है, बेहद खराब है। कल वहां पे 6 लाख पॉजिटिव केस एक साथ आए थे। खाड़ी देशों की मैं बात करूं, दुबई के हालात जो है मैं देख रहा हूं बड़े खराब हो रहे हैं। और जैसा कि विशेषज्ञों का अनुमान है, यहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी भी हैं, डॉक्टर अनिल डोंगरे ये भी बताएंगे कि विशेषज्ञों का अनुमान है भारत में प्रतिदिन 14 लाख केस आने की संभावना है। तो देखिए, ओमिक्रॉन के बारे में जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना, उतना ज्यादा यह वायरस घातक नहीं है। परंतु लोग बड़े पैमाने पे अगर अस्पतालों पे निर्भर हो जाएंगे, लोगों को बड़े पैमाने पे अगर पैनिक क्रिएट हो जाएगा कहीं ना कहीं जी, तो जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए विशेषज्ञों की सलाह माने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, और हाथ सैनिटाइज जरूर करते रहें, तब हम इस महामारी से निश्चित रूप से बिल्कुल मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार करते रहें। सुबोध कार्णिक भी हमारे साथ हैं। सुबोध कार्णिक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार कोरोना बरकरार है और कोरोना फिर वापस से एक तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ओमिक्रॉन भी अब साथ में नजर आ रहा है, ऐसे में क्या देख पा रहे हैं आप इसको, और क्या आपके एक्सपीरियंस है इस कोरोना दौर को लेकर, और जिस तरह से कोरोना को मात आपने दी है उसको लेकर क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक नागरिक को ये समझना होगा कि हमारी भी सरकार के साथ जवाबदारी है। सिर्फ हम इतने बड़े सिस्टम को और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जब वो बीमार होते हैं तो सिस्टम से एक्सपेक्ट करने की बजाय हम भी जो है नियमों का पालन करें। जब मुझे कोरोना हुआ था उस दौरान मुझे याद है कि उस दौरान तो हॉस्पिटल में कुछ भी देने के लिए कोई हॉस्पिटल के आसपास आता नहीं था। पर अब ये चीज अच्छी है कि लोग एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, मॉरल मोटिवेट कर सकते हैं और एक दूसरे के हालचाल भी देख सकते हैं। तो गलतियां ना करें। खास करके जो देखने में आया है वो ये चीज है कि कई लोग 2-3 दिन शुरू के जो हैं तबीयत खराब होने पर छोटे मोटे आसपास के अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स या क्वेक्स को दिखाकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड व्यक्ति के पास तुरंत जाए किसी भी तरह की समस्या है तो, और इलाज ले, ठीक है, तो इससे कोरोना को जल्दी डायग्नोस करके ठीक हुआ जा सकता है। ठीक है सुबोध जी, ठीक है। हम अनिमेश चौधरी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अनिमेश चौधरी, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है, दोनों वैक्सीन की डोज लेनी जरूरी है, अब साथ ही दोनों वैक्सीन के बाद यह भी कहा जा रहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है उनके लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था की जाएगी, ये अनाउंसमेंट किया जाएगा और उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, क्या बूस्टर डोज की तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए? पहली बात 2 के बाद ही 3 आता है और हमारे छत्तीसगढ़ में तो सेकंड डोज भी बहुत कम लोगों को लगी हुई है। तो आप पहले सेकंड डोज लगवाइए और सेकंड डोज के 9 महीने बाद, अप्रोक्सीमेटली 6 से 9 महीने बाद आप थर्ड डोज लगवा पाएंगे। तो सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेकंड डोज लगवाइए। हेल्थ वर्कर को बूस्टर डोज के लिए कहा जा रहा है, तो इसके बारे में क्लियर कर गाइडलाइंस नहीं आई है, नहीं हमारे पास डेटा है कि बूस्टर डोज कितना इफेक्टिव है। पर अगर गवर्नमेंट बोलती है सबको लगवाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बूस्टर डोज से इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, ये ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करता है आपकी इम्यूनिटी के लिए। एक बात मैं यहाँ पे और करना चाहूंगा कि कई लोगों का मानना है कि ओमिक्रॉन जो है वह बहुत घातक नहीं है, बिल्कुल, पर आप इसको यह देखिए बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर इसकी 1% मॉर्टेलिटी भी होती है, मतलब 100 में से एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो अगर 100 है तो ठीक है 1 है, तो अगर 1 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो 1 लाख लोग मरेंगे। दिक्कत यही थी, अल्फा वेरिएंट जो था उसकी मॉर्टेलिटी रेट डेल्टा से ज्यादा थी, पर अल्फा फैला नहीं ज्यादा, डेल्टा ज्यादा फैला, उससे हाफ मॉर्टेलिटी होते है क्योंकि डेल्टा ने पूरी दुनिया पे कहर मचा दिया। तो आप ये कभी मत सोचिए कि किसी की मॉर्टेलिटी कम है कि ज्यादा है,
अगर वो बहुत तेजी से फैल रहा है तो छोटी सी बीमारी बहुत नुकसान कर बिल्कुल, उसका ख्याल करना, उसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। ये मान लेना कि कोई जो वेरिएंट है, ये 15वां वेरिएंट बताया जा रहा है, लेकिन ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसको लेकर लगातार लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वो ज्यादा घातक नहीं है, ज्यादा उससे परेशानी क्रिएट नहीं होगी, लेकिन ये समझना शायद ठीक नहीं है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? एक और कहना चाहूंगा कि अभी भी लोग मैसेज कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जैसा है, तो ओमिक्रॉन चलेगा तो लोगों सबको वैक्सीनेट हो जाएंगे। ये तो व्हाट्सएप मैसेज से बचिए, डेल्टा ऑलरेडी पूरी दुनिया में आधे लोगों को हो चुका है। अगर किसी वायरस से आपको वैक्सीन जैसा इफेक्ट आता तो आपको डेल्टा हो चुका है। अब 50% पॉपुलेशन दुनिया की अप्रॉक्सीमेटली माना जा रहा है कि डेल्टा उसको इन्फेक्ट कर चुका है। तो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो जेड वायरस डालना या वायरस के प्रोटीन डालने से आपको वैक्सीन का इफेक्ट नहीं आता। वैक्सीन का जो एडजुवेंट होते हैं, जो जुड़े हुए चीजें होते हैं, वो इम्यून इन्हांसर का काम करते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो कोई भी वैक्सीन ऐसे ही काम करती है। ऐसा नहीं होता कि किसी वायरस को बेड कर दिया या कमजोर कर दिया बॉडी में लगा दिया, ये समझाने के लिए बोल दिया जाता है। और उसके साथ जो एडजुवेंट्स होते हैं वह बताते हैं कि कोई वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी। तो आप वैक्सीनेशन को किसी और ऐसे मैसेजेस मत प्रसारिए। जो मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, उनसे आप बचिए। बिल्कुल, उनसे बचना जरूरी है। जो लगातार जो जरूरी चीजें हैं, जो कोविड के नियम है, उनका पालन करना बेहद जरूरी है, और इनका पालन होना बेहद जरूरी होने के साथ साथ इनका पालन कराना भी जरूरी है। तो कोविड के डॉक्टर अनिल डोंगरे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल डोंगरे, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से तीसरी लहर की ओर हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं आपके पास पर्याप्त हैं और क्या व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हमने दूसरी लहर में देखा, ऑक्सीजन का जो लेवल था वो लोगों का घटा, और ऑक्सीजन को लेकर जो पैनिक क्रिएट हुआ वो सबसे ज्यादा चिंताजनक था। सर जी जी बिल्कुल, पिछली दो लहरों को जो देख के हमने पूरी व्यवस्था पहले ही कर रखी है। और ये पहले व्यवस्था भी हमने की थी कि राधा स्वामी हमारे यहाँ जो कोविड सेंटर है, वहां पे हमने 1200 बेड तक की व्यवस्था की थी, और हमारे पास इतनी व्यवस्था थी कि हम 6000 बेड तक उसको ही कर सकते थे। अभी हमने 700 बेड की वहां व्यवस्था की है। जो भी पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आता है उसे तुरंत हम अभी राधा स्वामी में शिफ्ट कर रहे हैं। वैसे हमारे पास में और भी MY हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी, MRTV और काफी जितने हॉस्पिटल है उनको भी निर्देश दिए हैं कि वो भी अपने अपने जो कोविड के मरीज हैं उनको ही करे। जैसे अनिमेश चौधरी जी ने भी कहा और सुबोध जी ने भी कहा कि पिछली जो लहर में जो आए थे कि अपने को ये देखना जरूरी है कि जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है वो अस्पताल में जाके भर्ती ना हो, ताकि बेड वहां खाली रहे। जो भी सीरियस पेशेंट्स हैं वही उस पर भर्ती हो। बिल्कुल की है। और ऑक्सीजन की भी अभी जो पहले कमी थी उसमें बाद में ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे यहाँ लगाए गए हैं काफी मात्रा में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इतनी ज्यादा ये होगी। अगर लहर आती है तीसरी भी तो हम लोग उस सब चीजों के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, अगर लहर तीसरी आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन पहले से ही हम वो पेशेंट जो लगातार इससे ग्रसित हो या फिर इससे पीड़ित हो, उन लोगों को समझाएं ताकि वो पूरी तरह से इसका खास ख्याल रखें, अपना मास्क लगाएं, अपने सैनिटाइजर का ध्यान रखें, लगातार हाथ को धोते रहें, बाहर जिन लोगों के कांटेक्ट में आए उनसे दूरी बनाएं। तो कहीं ना कहीं हम इस तीसरी लहर से भी लड़ सकते हैं और जीतेगा हिंदुस्तान, ये हम दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिजिशियन हमारे साथ अनिमेश चौधरी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अनिमेश चौधरी, मैं आऊंगा आपके पास। जिस तरह से तीसरी लहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये चिंता सभी को सता रही है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पुलिस हो, और भी लोग हो, वो सब इस चिंता में जरूर हैं। ऐसा क्या संदेश आप इंडिया न्यूज से आज देना चाहेंगे जिससे हम तीसरी लहर से सुरक्षित रह सकें? पूरे देशवासियों को आज आप यहां से एक संदेश दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग को फर्स्ट और सेकंड लहर से सीखने की जरूरत है, और हम वहां से नहीं सीख पा रहे हैं। हर बार हम लेकर के इसमें आ जाते हैं कि आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये होना था। और पिछले 2 साल से लोग सुन रहे हैं, लोग इसको सीख चुके हैं। जो बोल रहे हैं कि अब लोग इसको पालन नहीं करते, हम इसको बोलते हैं प्रिकॉशन फैटिग। आप थक जाते हैं और आपको लगता है कि दूसरा कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको यह सीखना है कि जैसे हम सोचते हैं कि हम पॉजिटिव कैसे एडमिट करेंगे। सेकंड वेव में हमने देखा कि आप टेस्ट भी नहीं करवा पा रहे थे, और कई बार उनके 5 दिन 6 दिन में टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता, आपको सिम्टम्स था पर हम एडमिट क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट का रूल ये था कि जब आप पॉजिटिव आएंगे तभी आप कोविड वार्ड में एडमिट कर पाएंगे। तो समय के साथ साथ आपको आप नियमों को चेंज करने की जरूरत है। यह अगर आप जैसे जो लहर आती है वायरल डिजीज का यह होता है कि जो बीमारी फैली हुई है, हम मान के चलते हैं कि कमेटी में वह बीमारी प्रमुखता से। जैसे मलेरिया का एग्जांपल दे दीजिए, छत्तीसगढ़ MP के बहुत सारे एरिया मलेरिया प्रोन एरिया थे। यहाँ पे एक नियम था कि एवरी फीवर इज मलेरिया अंटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अगर आपको बुखार है
और आप उसको किसी और नहीं बता पा रहे, निमोनिया कुछ और नहीं बता पा रहे, तो मलेरिया का ट्रीटमेंट दे दीजिए। तो सेम हमको जब लहर आती है, पीक में हम होते हैं, हमको कोविड करके वैसे ही करना चाहिए। आप हर फीवर को कोविड जैसा मानिए, क्लिनिकल कोविड जिसको हम मैं उसको बोलता हूँ क्लिनिकल कोविड, डायग्नोज होता रहेगा। पर अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो आप बहुत ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कम कर सकते हैं। और यह संदेश हमने दिया भी था, हमारी सरकार ने इसको माना भी था। तो यही चीज हम आगे भी करना चाहेंगे कि जो लोग कर रहे हैं, जो नियम बनते हैं वह नियम थोड़ा प्रैक्टिकल बनने चाहिए, आम लोगों के हिसाब से, आम डॉक्टर्स और आम जनता को हेल्प करने के हिसाब से, ना कि परेशान करने के हिसाब से। भविष्य में बार बार नियम चेंज करते हैं, इससे सबको दिक्कत आती है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने यहां कही और कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अनिमेष चौधरी, शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुणाल शुक्ला जी, आपका भी शुक्रिया। अनिल डोंगरे जी, आपका भी, और सुबोध कार्णिक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तीसरी लहर की तरफ जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं उसके बारे में आज हमने चर्चा की और खास विशेषज्ञों ने आपको ये राय दी कि कहीं ना कहीं जो मास्क है, सैनिटाइजर है, उसका इस्तेमाल आप करें और कोरोना की तीसरी लहर से बचें। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।